गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र कुमार। आज आप लोग को हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने जा रहे हैं। ये जो लेक्चर बन रही है यूट्यूब पर, ये बोर्ड के लिए बन रही है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। हम लोग दूसरे लेक्चर भी बनाने जा रहे हैं जेईई मेन और नीट के लिए। जो बच्चे को ऐसा लगता हो कि हमारा रिजल्ट कोटा, दिल्ली और पटना जाने से ही होगा, तो ये एक गलतफहमी टाइप का है। कहीं भी आप रहें, आपसे क्वेश्चन बननी चाहिए। जेईई मेन और नीट क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन घर पे ही बन जाती है तो आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारे के सारे इस चैनल के माध्यम से आपके घर तक और आपके पास पहुंचाया जाए। पेरेंट्स से बहुत सारे बच्चे होते हैं कि लड़ाई करते हैं कि आप हमको इतना पैसा दिए होते तो हम कोटा जाते, तो वहाँ से हमारा रिजल्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही गलतफहमी और बहुत भयंकर बीमारी है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट उसी बच्चा का होता है जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं। पढ़ते तो बहुत बच्चे हैं, पर ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है ना। ईमानदारी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ये बात तय हो गई। तो जैसे मार्केट में जो किताब है, एनसीईआरटी एक किताब है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक किताब है, एक किताब है एसी वर्मा, और दो और किताब आप उसमें ऐड कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक, जेईई मेन की और नीट की। इतना अगर आप करते हैं तो नीट और जेईई मेन के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें पेरेंट्स की कोई दोष देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि हमारे पेरेंट्स इतना पैसा दिए होते तो हम नीट क्वालिफाई कर जाते। इंडिया में एक से एक आदमी के बहुत सारे पैसे हैं, है ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि उनके बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं चाहे जेईई मेन क्वालिफाई करते हैं। ये तो तय है कि जो पढ़ता है उसी की रिजल्ट होती है और ईमानदारी से पढ़ता है। तो रही सवाल कि साइंस सब्जेक्ट को समझने के लिए बच्चे बड़े शहर से, छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ भागते हैं, खासकर कोटा, दिल्ली। तो आप गौर करो, जो बच्चे कोटा और दिल्ली से रिटर्न हो गए हैं वो क्या लेकर आए हैं और वहाँ पर क्या उनकी टारगेट थी, क्या उन्होंने कोई किताब कंप्लीटली सोल्व किया है? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एससीवी और क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइड करें। तो इसमें आपको कोऑपरेट करना होगा। कोऑपरेट ये करना होगा कि आपको काफ़ी मेहनत से पढ़नी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के रिजल्ट नहीं हो सकती है। ओके, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर, जो बोर्ड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट का यहाँ पर मतलब ये है कि चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, चार्ज का क्या होगा? फ्लो। तो चार्ज किस में फ्लो करेगा? कंडक्टर में करता है ना। कंडक्टर में मतलब एक वायर में चार्ज का फ्लो होगा, तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी उसका नाम देते हैं। तो इसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें, द कंटिन्यूअस फ्लोज of electric charge through the continuous flow of electric charge through any cross sectional area of conductor। समझिए बात को,
कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो चार्ज का फ्लो होना चाहिए वो कंडक्टर के कैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो करना चाहिए, तब जाके हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई कंडक्टर, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये एक मोटा सा तार है, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से जब लगातार चार्ज बहेगी तो हम लोग इसको इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो कि ये वाली एरिया जो है इसको मैंने यहां दिखाया, तो इससे क्या कर रही है, चार्ज का फ्लो कर रही है ना, ये चार्ज का फ्लो है, इससे चार्ज का फ्लो हो रही है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ये चार्ज का फ्लो हो रहा है तो ये क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। करंट आई और ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे बोलते हैं इसको, है ना। तो क्या होना चाहिए, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम, ये होना चाहिए चार्ज बाई टाइम। यानी अगर स्मॉल एलिमेंट्री की बात करें तो I इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल हमने I दिया है। अगर कोई पूछता है कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो आपका जवाब होगा कि कोई चार्ज है ना, चार्ज वो फ्लो करेगा। अब क्यों करेगा फ्लो, हम लोग आगे अभी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से करेगा, ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्ज की फ्लो होती है, ओके। अब चार्ज की फ्लो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर हम देखें, मतलब कि चार्ज का फ्लो ऐसे ही नहीं होनी चाहिए, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, ऐसे गया, है ना, तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहते। समझ में आया, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करनी चाहिए। जैसे मान लो कि गैस सिलेंडर की बात करते हैं, गैस सिलेंडर की, उसमें गैस मोलेक्युल क्या होते हैं, जिगजैग पाथ में चलते हैं, है ना, चलते हैं कि नहीं, सभी चलते रहते हैं ना उसमें जिगजैग पाथ में, टेढ़े मेढ़े पाथ में, फिर दीवार से कोलिजन होगा, सिलेंडर के दीवार से, फिर रिटर्न आएंगे, ऐसे वैसे करते हैं। तो चल तो रहे हैं पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं कहलाते। समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन जिगजैग पाथ में चल रहा है, लेकिन इसको करंट इसमें नहीं कह सकते। अगर ऐसे तार ओपन फेंका हुआ है, ऐसे तार रखा हुआ है, तो क्या उसमें करंट है, नहीं है, क्योंकि उसके भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, लेकिन जिगजैग पाथ में चल रहे हैं ना, टेढ़े मेढ़े पाथ में चल रहे हैं। अगर वो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकलेंगे ना, तब इलेक्ट्रिक कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ऐसा तभी संभव है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करोगे, है कि नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तब जाके इलेक्ट्रिक करंट आएगी। ऐसे में इलेक्ट्रिक करंट नहीं आएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से एक दिशा में फ्लो करने लगता है चार्ज, तभी हम देख सकते हैं कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज निकल रही है, तब जाके हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, है ना। ये बेसिक बात है इलेक्ट्रिक करंट का, बेसिक बात, मतलब कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करनी चाहिए, एक प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए चार्ज फ्लो का, तब जाके हम लोग उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप पानी गिरा दो, है ना, तो इधर उधर फैल गया पानी, वो नॉट करंट, वो करंट नहीं है, लेकिन वही पानी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाए, है कि नहीं, किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जाए, तो उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। जैसे पाइप से पानी निकल रही है तो उसमें करंट है, क्योंकि पानी किसी एक डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है ना। तो उस तरह की हम लोग बात करें, तो मैं एक यहाँ पर कंडक्टर बनाता हूं, ये एक कंडक्टर है इस तरह का, है ना। तो कंडक्टर में हम लोग क्या दिखाते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। ये एक कंडक्टर है और इसमें कोई पोटेंशियल नहीं है।
मतलब कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एक्सटर्नल ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन सा फील्ड, एक्सटर्नल, बाहर से कोई फील्ड इसमें नहीं दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। तो इसमें कैसा होता है, इस तरह से है ना, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इस तरह से बेचारा ये मूव करते हैं, देख रहे हैं ना, ऐसे ऐसे मूव करते हैं, जिगजैग पाथ में होते हैं। मतलब यहां से चला, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इस तरह से आया, इस तरह से चलता है बेचारा। तो ये किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से निकल नहीं पाता है, तो इसीलिए हम लोग इसमें बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट नहीं है। और ऐसा मानिए इसको कि कोई वायर है ऐसा फेंका हुआ है, तो क्या उस वायर में करंट होगी, नहीं होगी, है कि नहीं। तो ये बात होती है, मतलब कि इसके फील्ड क्या है, जीरो है। अभी मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं फील्ड की बात कर रहा हूं। फील्ड हमने पढ़ी है लास्ट चैप्टर में, उसमें हमने फील्ड पढ़ा। अगर मान लीजिए कि यहां पर एक कंडक्टर है, ठीक है ना, इस तरह से ऐसे, ये कंडक्टर है, और इसमें क्या करते हैं ना कि एक मेटल वायर में जोड़कर और एक क्या लगा देते हैं, बैटरी लगा देते हैं, बैटरी या सेल लगा देते हैं। सेल जो टॉर्च में सेल होती है, उसके दो टर्मिनल होते हैं, तार निकालकर इसको फीड कर दो ऐसे, माइनस प्लस, और इसकी पोटेंशियल होती है भी। हर सेल की या हर बैटरी की अपनी एक पोटेंशियल डिफरेंस होती है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने भी यहां पर अप्लाई कर दिया। तो पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है, ये फील्ड क्रिएट करता है, ये वाला फील्ड बनाता है ना, ये वाला आपने पढ़ा भी होगा, dV बराबर EDR, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो आपने यहां पर यहां पर पोटेंशियल जब अप्लाई किए हैं, तो ये क्या करेगा, फील्ड क्रिएट कर देगा। कैसा फील्ड क्रिएट करेगा, यहां प्लस तो यहां भी प्लस, यहां माइनस तो यहां भी माइनस, फिर यहां माइनस तो यहां माइनस, फिर यहां माइनस, फिर ये प्लस तो फिर प्लस, इस तरह से फील्ड क्रिएट कर देगा। इस दिशा में प्लस से माइनस में फील्ड क्रिएट करता है, ऐसे करता है कि नहीं, है कि नहीं। तो हमने कहा कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इधर उधर घूम रहा है, क्लियर। तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने कहा था आपको लास्ट चैप्टर में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दिया हुआ है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, और उसमें अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखेंगे, तो उस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। बोलिए, सही बात बोले कि नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में दिया हो और उसी दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस दिशा में दिया हो, उसी में एक चार्ज रख दे, तो उस पर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का मान Q इंटू ई होता था, याद करो, Q इंटू ई। और उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होती थी अगर चार्ज पॉजिटिव है तब, और अगर निगेटिव हो चार्ज तो बिल्कुल फील्ड के उल्टा। क्लियर बात है ये लास्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बेचारा है, घूम रहा है, तो उस पे क्या करना लगेगा, एक प्रॉपर फोर्स लगेगा, और किस दिशा में लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा में। समझ में आया, इस तरह से, है कि नहीं। तो बैटरी में ना, बैटरी का काम है फील्ड क्रिएट करना। जो हम लोग सेल लगाते हैं वो क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है ना। तो जब करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो करंट इधर जाएगी, समझ में आया। क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो बहती है ना, वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होती है। मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई। तो इस तरह से हम लोग करंट का कंसेप्ट दिए हैं। अब यहां पर बात लिख रहे हैं क्या, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट है
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट is same as direction of positive charge flow, positive charge flow or direction of electric field, direction of इलेक्ट्रिक फील्ड और है ना, या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होती है? निगेटिव होती है, माइनस क्यू चार्ज। करंट की जो डायरेक्शन होती है वो फील्ड के डायरेक्शन में होती है। तो फील्ड तो आपको बार बार नहीं दिखाई देगी, सिर्फ आपको यही दिखाई देगा कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो क्या बोलेंगे कि करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन के उल्टा होगी, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन के उल्टा। इलेक्ट्रॉन का जिधर फ्लो हो रहा है बाबू, उसके जस्ट कहां होगा? उल्टा होगी, है ना? किसकी डायरेक्शन? करंट की डायरेक्शन। तो पहली बात तो हमने यही लिखा है, डायरेक्शन से रिलेटेड बात लिखा है। दूसरी जो बात है, वो है करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है ना? करंट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट इट इज ए स्केलर। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी क्या है? ये स्केलर है, बट स्केलर because does not follows triangle law of vector addition, triangle law of vector addition, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो ये नहीं करता है। क्योंकि वेक्टर होने के लिए एक हम लोग वेक्टर में पढ़े हैं ट्रायंगल लॉ, है ना? पहला वेक्टर के हेड पर दूसरा वेक्टर का क्या होना चाहिए? टेल होना चाहिए। पढ़े हैं ऐसा कि नहीं 11th में? पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर की टेल होना चाहिए, और दूसरे वेक्टर के हेड पर, है ना, पहले वेक्टर के हेड पर, है ना, दूसरे का टेल होना चाहिए, और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाकर रिजल्टेंट बनाते हैं। ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसमें अगर हम देखा जाए तो वो ऐसा नहीं हो सकता, है ना? जैसे मान ली कि ये I है और इधर गया क्या? I1, है ना, और इधर क्या गया? I2। ये तीन वेक्टर लगभग है ना। मान ली कि एक ये, है ना, और उसका एक रिजल्ट है। ये आया है और ये दो भाग में क्या कर गया? बट गया। और दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तो ये ट्रायंगल हो तो हुआ नहीं, है ना? ट्रायंगल से जोड़ नहीं सकते ना, एक ऐसे वायर ले लें, एक ऐसे वायर ले लें, फिर एक ऐसे वायर कर दें। इस तरह से नहीं बन सकता है इसमें। तो इसमें ऐसे बनता है। तो I जो होगा, I रूट अंडर जो रिजल्ट होगी इसकी, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 और cos थीटा। ठीक है ना? इस तरह से रिजल्ट निकालते हैं। ठीक है ना? अब मानिए कि दोनों वायर पैरेलल में हो, ये दोनों वायर, तो I इक्वल टू क्या होगा? I1 प्लस I2 हो जाएगी कि नहीं? अगर थीटा इक्वल टू क्या कर दिया जाए? 0 डिग्री, तो cos 0 का वैल्यू कितनी? 1। तो cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये क्या हो गया? A1
I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2, इसको अंदर में क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 का स्क्वायर और रूट स्क्वायर से हट जाएगा तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2। दिस इज कॉल्ड एज नोड लॉ, किरचॉफ नोड लॉ, या इसी को बोलते हैं जंक्शन लॉ, या इसी को बोलते हैं करंट लॉ। अगर एक वायर से इधर से करंट आ रही है और वो दो भाग में बट जा रही है तो इन दोनों का सम इस करंट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे में ट्रायंगल लॉ तो हुआ नहीं है ना, लेकिन इसकी रिजल्ट निकाल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, करंट के पास क्या है, डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है। जब डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड तो होगी ही, फिर भी ये स्केलर है, ठीक है ना। तीसरी बात इसकी है कि I इज इक्वल टू क्यू बटे टी, क्यू बटे टी। तो यहां पर लिखेंगे क्या, कूलम्ब, कूलम्ब, यहां पर लिखेंगे सेकेंड, कूलम्ब और सेकेंड, इन दोनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर नाम दिए हैं, ठीक है ना, इसका नाम दिए हैं एम्पियर। और इसका सिंबल कैपिटल ए, करंट का सिंबल कैपिटल ए देते हैं, और नहीं तो ऐसे भी देते हैं AMP। क्लियर है, स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, है ना। अक्सर आप लोगों का करंट जो है मिली एम्पियर में दिया हुआ रहता है, क्योंकि घरों में जो होता है आपको, या छोटे छोटे डिवाइसेस में जो DC में हम लोग बात करते हैं, तो DC में ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं छोटे छोटे सेल की बात करते हैं, छोटे छोटे सेल जो होता है ना, बैटरी जिसको बोलते हो, टर्च में लगाते हैं, या मोबाइल वगैरह में जो बैटरी लगती है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो जनरली उसमें जो करंट होती है ना वो मिली एम्पियर में होती है, ठीक है भाई, बहुत कम करंट होती है। हम लोग के घर में भी जो करंट आती है ना उसका भी मान बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना, 1.5 ये करंट की बात होती है। तो करंट का जो यूनिट है वो एम्पियर होगा, अक्सर आपको मिली एम्पियर में भी आ सकता है बात, ठीक है। दूसरी बात है, आगे इसमें बात है कि करंट एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है, जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसमें भी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे इसमें, है ना, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करके पढ़ेंगे, जिसको एवरेज करंट वगैरह कैलकुलेट करने की बात। तो एक हम लोग छोटा सा कंसेप्ट लिख रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ नंबर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, पासिंग पर सेकेंड, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड। जैसे मान लीजिए कि ये वायर है, क्या है, वायर। अब इसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, ये वायर है और यहां पर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइप का, ऐसे क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। तो यहां से क्या निकल रहा है भाई, यहां से करंट आ रही है, करंट, जब करंट इधर आ रही होगी तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा होगा, है कि नहीं, उल्टा में बात है, जिधर करंट चलती है ना उसके उल्टा में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। तो इसमें करंट मान लो जा रही है ना। अब आपको लगता है कैसे जा रही होगी, तो देखो भाई एक बैटरी लगा दो, बैटरी वही टॉर्च वाली जो सेल बोलते हो उसको लगा दो, तो करंट जाएगी ऐसे प्लस से माइनस की तरफ करंट जा रही है। तो हमको क्या करना है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में पास कर रहे हैं। तो हम ये पता कर लेते हैं कि 1 सेकेंड में या कितना चार्ज पास कर रहा है ना। तो वी नो दैट है ना, वी नो दैट चार्ज passing through cross section of wire, charge passing
थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, है ना, चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। कितना चार्ज पास करते हैं बाबू? Q इक्वल टू N इंटू क्या E, है ना, ऐसा जानते हैं हम लोग। चार्ज पास किया इतना Q इंटू, अब एक ही तो किया नहीं होगा ना, बहुत सारे किया होगा, तो N मान लेते हैं। और क्या पास करता है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। दूसरी बात अभी हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल टू I इंटू क्या होता है? T, चूंकि I इज इक्वल टू Q बटे क्या होता है? T होती है ना करंट, तो I इज इक्वल टू Q, Q का मतलब क्या रखेंगे? N E डिवाइडेड बटे क्या? T, तो I इज इक्वल टू N बटे T और E, है कि नहीं। और ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है? टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में टाइम से अगर भाग देंगे तो क्या मिलना चाहिए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, है कि नहीं? होना चाहिए ना यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड होनी चाहिए। क्लियर है बात? तो हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो यहां पर हम क्या लिखते हैं? N बटे T, N बटे T इज इक्वल टू कैपिटल N मान लेते हैं। सो I इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू E, तो कैपिटल N इक्वल टू I बटे E, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक करंट, जितने ज्यादा करंट फ्लो करेगी किसी कंडक्टर से या किसी वायर से, उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करेंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसमें उतने ही ज्यादा क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। क्लियर है बात? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, पर सेकेंड, ये कैपिटल N हो गया और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? I इंटू E। E का वैल्यू आप समझते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर निगेटिव देने की कोई ज़रूरत नहीं है। निगेटिव और पॉजिटिव से ये पता करते हैं ना कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये प्रोटॉन का चार्ज मान गए, वो माना गया है। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको एटम के कंसेप्ट से मैंने चार्ज के बारे में बताया था। पहला लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट लेक्चर, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव और पॉजिटिव ये साइंटिस्ट जो निकाले हैं उन पे डिपेंड किया है, उसके हिसाब से उन्होंने नाम दिया है। ऐसा कोई बहुत बड़ा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड इलेक्ट्रिक करंट, फाइंड ऐसे लिखेंगे, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर सेकेंड इफ I इक्वल टू 3.2 एम्पियर। I कितना दिया हुआ है? 3.2 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। क्लियर है बात? I इक्वल टू 3.2 एम्पियर का करंट है। तो आपको निकालना है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे हैं 1 सेकेंड में। क्लियर? अगर सोल्यूशन की बात किया जाए यहाँ पर, है ना, तो हम मान लेते हैं क्या ना कि एक वायर है और उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना दिया हुआ है। तो I का मान कितना है भाई? I का मान है 3.2 एम्पियर। और एक वायर है, वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या मान लेते हैं, है ना, इस तरह से मान लेते हैं। और इससे करंट कितनी फ्लो कर रही है? इससे जो करंट फ्लो कर रही है I इज इक्वल टू वो है 3.2 एम्पियर। तो मुझे ये बताना है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, ये हमको सोल्व करना है।
तो हमने अभी पढ़ा है कि n इक्वल टू आई डिवाइडेड बटे क्या e, तो कैपिटल N इक्वल टू आई 3.2 डिवाइडेड बटे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। और इसको सोल्व किया जाए तो क्या मिलेगा, कैपिटल N इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर प्लस 19 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेंगे। ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास है ना कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता हुआ वायर है और उसकी करंट इतना एम्पियर है, अगर उसको आप पकड़ते हो है ना, तो आपके बॉडी में 2 इंटू 10 टू द पावर 19, जो कि बहुत बड़ा है, ये इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। तो टोटल मास कितना हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का मास इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना मास है ना आदमी के बॉडी में जा सकता है। ठीक है ना। तो ये था सवाल कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड। इसी से रिलेटेड है ना, करंट से रिलेटेड और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन क्या है कि 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन पास इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये पास करता है। ठीक है ना। तो फाइंड आई। तो भाई देखो इसमें क्या है, इतने इलेक्ट्रॉन पास किया है, नॉट पर सेकेंड, ये n है, n इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड नहीं है ना, n इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दिया हुआ है। तो आप क्या निकालोगे भाई, q निकालोगे, n इंटू क्या e, तो n क्या है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। क्लियर है। तो इतना क्या आ गया आपके पास, चार्ज आ गया। यह क्या है, चार्ज। तो q बराबर n से चार्ज आया। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू है ना और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इतना आ गया, कूलम्ब आ गया, कूलम्ब, इतना कूलम्ब आया। अब क्या करना है, तो हमको करंट निकालना है 5 सेकेंड में। तो नाउ I इज इक्वल टू क्यू बाई कितना, T। तो Q आपके पास ये है, तो I इक्वल टू Q का मतलब यहां पर है ना, Q का मतलब है यहाँ पर 1.6 यानी 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर है ना माइनस 11 और डिवाइडेड बटे 5। ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 3 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 0.3, 5 इंटू 3 15 और 1 2 हो जाएगा कि नहीं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो इसको लिखेंगे 6 और इसको लिखेंगे 9, यहाँ पर देंगे 0 इंटू 10। बहुत कम करंट है ना, बहुत कम करंट है कि नहीं, बहुत कम करंट है, नेग्लिजिबल करंट है। तो इतना करंट आएगा, ये आंसर हो गया, एम्पियर में आंसर। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी में है ना, एवरेज करंट, इंस्टेंटेनियस करंट, ये सब बातें करते हैं, छोटी छोटी वर्ड्स। तो एवरेज करंट, एवरेज करंट I एवरेज करंट है ना, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लो, it is the ratio of total charge flow and total time taken
It is the ratio of total charge flow and total time taken through any cross sectional area, है ना। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही हम लोग बात करते हैं। तो आई एवरेज इज इक्वल टू टोटल चार्ज बटे टोटल टाइम। हम लोग जो काम कर रहे हैं, है ना, बोर्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी, या ऐसे लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, है ना, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल और डिवाइडेड बटे टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्लोप ऑफ करेंट, सॉरी स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ चार्ज एंड टाइम ग्राफ gives out करंट। मतलब कि चार्ज का और टाइम का अगर स्लोप ले लेते हैं तो क्या दे देगा हम लोग को, करंट देगा। ठीक है ना, करंट का वैल्यू देगी। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि फाइंड एवरेज करंट in the interval 0 to 4 second where charge changes according to time, टाइम के अकॉर्डिंग चार्ज क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। Q इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, है ना, या ऐसे लिखिए 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8, इस तरह से लिखिए। ठीक है ना, Q इक्वल टू इस तरह से अपना वैल्यू दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना, एवरेज। तो सबसे पहला हमको काम जो करना है वो है कि क्यू इनिशियल, मतलब कि टी बराबर 0 पे कितना चार्ज ट्रांसफर किया है किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसके बाद टी बराबर 4 सेकेंड पर आपको पता करना है। जब भी इस तरह का सवाल हो तो आपको इंटरवल में चार्ज निकालना होगा। तो इंटरवल में चार्ज कैसे निकालते हैं, देखिए यहां पर Q इक्वल टू दिया हुआ है, Q इक्वल टू है 2t का स्क्वायर प्लस 4t प्लस 8। क्लियर। तो t इनिशियल इज इक्वल टू 0, तो यहां पर क्या मिलेगा, Q इनिशियल मिलेगा और 2t इनिशियल इसका स्क्वायर प्लस 4t इनिशियल प्लस 8, 2 0 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 8 कूलम, है ना। Q इनिशियल जो होगा वो क्या होगा, 8 कूलम कहलाएगा। Q इनिशियल 8 कूलम वैल्यू जाएगा। उसी तरह से T फाइनल की अगर बात करें 4 सेकेंड, तो Q फाइनल इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस कितना 8, तो ये हो गया 16 इंटू 2 32 प्लस ये हो गया 16 प्लस 8, है कि नहीं। तो ये हो गया आपको कितना 24, है ना, ये हो गया 24 और ये 2 6 हो गया, है ना, और ये हो गया 5। इतना Q फाइनल आ गया, इतना कूलम आया। तो डेल्टा Q जो आपके पास आएगा, डेल्टा Q
वो आएगा Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो Q फाइनल कितना आ गया 56 और Q इनिशियल 56 माइनस 8 है ना, तो ये हो गया 8, तो ये हो गया 48, ठीक है ना, 48 कूलम आ गया। और डेल्टा T आपको मिला है T फाइनल माइनस T इनिशियल, T फाइनल माइनस T इनिशियल, और ये आपको है 4 माइनस 0 4 सेकेंड। तो आई एवरेज इक्वल टू डेल्टा Q अपन डेल्टा T, आई एवरेज इक्वल टू आई एवरेज डेल्टा Q, तो डेल्टा Q कितना है 48 कूलम और 4 सेकेंड है ना, तो ये हो गया आपका 24 है ना, ये हो गया आपका 1412 यहाँ पर हो गया एम्पियर। आई एवरेज इज इक्वल टू इतना, ये आंसर हो गया। तो अब हम लोग इंस्टेंटेनियस करंट की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। आई इंस्टेंट है ना, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस वर्ड आपने काइनेमेटिक्स में पढ़ा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्सेलरेशन। उसमें मैंने बताया था कि स्पीड ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब कि कोई पार्टिकल की मोशन हो रही थी और जस्ट आपने देखा तो कुछ ना कुछ आपको मिला होगा स्पीड, कुछ ना कुछ स्पीड दिखाई दिया होगा, तो वो स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है, जो आपने जस्ट देखा। क्लियर? उसमें भी यही बात है, इसमें भी एवरेज स्पीड मतलब कि एवरेज करंट है ना इन कंडक्टर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस करंट, है ना। द एवरेज करंट at any instant of time, at any instant of time is called instantaneous करंट। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, है ना। तो आई एवरेज क्या होती है? आई एवरेज होती है डेल्टा Q अपन डेल्टा T, और इसी एवरेज का मान किसी इंस्टेंट पर तो कैसे देखते हैं, डेल्टा T टेंड्स टू 0। तो आई जो एवरेज है वो बन जाता है क्या, आई इंस्टेंट, ठीक है ना। जब डेल्टा T टेंड्स टू 0 तो आई एवरेज बिकम्स आई इंस्टेंट। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आई इंस्टेंट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा Q डिवाइडेड बटे डेल्टा T। तो आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू dQ अपन dt। इसका मतलब आप समझते हैं, मैथ्स में इसको पढ़ते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो क्या दिया, इंस्टेंटेनियस करंट। अगर इसी की हम बात करें इस तरह से, dQ इज इक्वल टू आई इंस्टेंटेनियस और dt, है कि नहीं, और इंटीग्रेशन का इस्तेमाल कर दें T1 से लेकर T2 तक और 0 से लेकर Q तक। तो ये रिजल्ट जो आएगा वो आएगा इस तरह से, Q इक्वल टू आई dt और इंस्टेंट T1 से लेकर T2 तक, है ना।
तो यहां पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट एरिया ऑफ करंट एंड टाइम ग्राफ गिव्स आउट चार्ज। क्या देता है, चार्ज। इसको सब बेसिक मैथ में पढ़ी गई है कि y dx इक्वल टू एरिया, x1 से लेकर x2 तक डेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़े हैं ऐसा हम लोग। तो मैंने लिख दिया हुआ कि करंट और टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, चार्ज देता है। अगर ग्राफिकल मेथड से हो तो आप उसको एरिया सिर्फ निकालेंगे ना तो करंट मिल जाएगी। ये समझ में आ रही बात। तो एवरेज वैल्यूज ऑफ द करंट किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर एवरेज करंट का मान इंस्टेंटेनियस देता है। क्लियर है बात। तो इस क्वेश्चन में अल्फा आपको कांस्टेंट दे रखा हुआ है ना, और ये क्वेश्चन है, ये जो चार्ज है उस समय के अनुसार क्या कर रहा है, बदल रहा है, आपको पता चल रहा है। तो हमको इसी इंस्टेंट पर चाहिए, t बराबर 2 सेकेंड पर हमको करंट चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस निकालना है। तो मैंने अभी पढ़ा है आपको, जो इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा हूँ वो क्या पढ़े ना, Q इजिकल टू तो दिया हुआ है अल्फा t का स्क्वायर प्लस 4, इस तरह से दे रखा है वैल्यूज। क्लियर है। तो यहां पे हमको I इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करनी है, I इंस्टेंटेनियस। तो ये होती है क्या, dq अपन dt। तो सिंपली हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d अपन dt और अल्फा t का स्क्वायर प्लस क्या 4। तो इसको करेंगे तो क्या अल्फा और d अपन dt, और यहाँ पर क्या हो गया t का स्क्वायर प्लस d अपन dt, और यहाँ पर क्या हो गया 4। I इंस्टेंटेनियस मतलब अल्फा t स्क्वायर है ना प्लस d अपन dt 4 क्या अभी कांस्टेंट है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी I इंस्टेंटेनियस इजिकल टू अल्फा इंटू 2t प्लस कितना 0। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 अल्फा और t। I इंस्टेंटेनियस, और ये जो करंट है उस समय के अनुसार क्या कर रही है, बदल रही है। तो हमको चाहिए कितना, t बराबर 2 सेकेंड पता, एट t इजिकल टू 2 सेकेंड। तो I इंस्टेंट इजिकल टू 2 इंटू अल्फा इंटू क्या 2, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा है ना एम्पियर। ये आंसर 4 अल्फा एम्पियर। सिंपल सवाल, डिफ्रेंशिएट करके और t का मान लास्ट में पुट कर देना रहता है, बोर्ड में ये पूछता है अक्सर। क्लियर। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे आधारित, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग 2 इंटरेस्टिंग बात करेंगे है ना, एवरेज और इंस्टेंटेनियस से रिलेटेड। पर सवाल क्या है, एवरेज करंट निकालना। मतलब कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से चार्ज का फ्लो हो रहा है और वो चार्ज इसके अनुसार चेंज कर रहा है। t बराबर 0 पर 6 है ना, t बराबर 1 पर हो गया 11 है ना, इस तरह से अपना चार्ज चेंज कर रहा है। तो इंटरेस्टिंग हम लोग बात ये कर रहे हैं, देखिएगा सोल्यूशन में एवरेज अगर हम निकालने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात कि Q इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। Q इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। अब हम क्या करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0 तो क्या मिलेगा, Q इनिशियल मिलेगा 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 6। तो Q इनिशियल इज इक्वल टू 6 कूलम आ गया। एट t इक्वल टू 6 सेकेंड तो क्या मिलेगा, Q फाइनल इज इक्वल टू 3 इंटू 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 प्लस 6। तो ये हो गया 36 इंटू 3 इंटू 36 प्लस 12 प्लस 6। क्लियर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 18 और ये हो गया 9108 प्लस 12 प्लस 6। इस तरह से वैल्यू इसको रखते हैं। तो Q फाइनल,
तो अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं क्या, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू में हो गया क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, तो 108 प्लस 12 प्लस 6 और माइनस 6, ठीक है। तो ये हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, है ना, और ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 1 कूलम डेल्टा क्यू। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 120 और डिवाइडेड बटे 6, है ना, 6 माइनस 0, तो 6 माइनस 0 6, तो ये हो गया 20 एम्पियर, है ना। ये एक आंसर तो हुआ, है ना, यहाँ पर आंसर हो गया ये। लेकिन हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात करना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि मैंने डेफिनेशन में लिखा था कि जो इंस्टेंटेनियस करंट जो होती है ना, वो एवरेज करंट का ही मान होती है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, ठीक है ना। अब आते हैं एवरेज वाला में। एवरेज वाला में तो हम लोग बात करते थे कि टोटल करंट बटे टोटल टाइम। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स में, बोलते थे टोटल डिस्प्लेसमेंट बटे टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम एवरेज स्पीड बात करते थे। वहाँ पर एक और बात करते थे, अगर 2, 3, 4 जो भी है अपना वेलोसिटी अलग अलग दिया हो, तो मैंने 4 वेलोसिटी दिया हो, तो चारों वेलोसिटी को जोड़कर और 4 से भाग देते थे, ऐसा याद है आपको। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन में और, है ना, Q इक्वल टू 3t का स्क्वायर प्लस 2t, है ना, प्लस 6। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करके आई इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी इंस्टेंट पर करंट। तो हम क्या कर रहे हैं कि आई इंस्टेंटेनियस, अब ये आई इंस्टेंटेनियस है, क्यों, क्योंकि डी क्यू अपन क्या हुआ है, डी टी हुआ है। तो डी क्यू अपन डी टी होता 6t अब प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है ना छोटू। तो I इज इक्वल टू 6t प्लस 2 आ गया। अब हम एक इंस्टेंट पर, कौन सा इंस्टेंट, t बराबर 0। तो एट t इक्वल टू क्या करते हैं 0, तो I को हम मान लेते हैं यहाँ पर I1, को डाउट। तो यहाँ पर आएगा I1 इज इक्वल टू 0 प्लस 2, तो I1 आ गया कितना 2 एम्पियर, समझिएगा बात को, है ना। अब बात करते हैं क्या, एट t इज इक्वल टू कितना पर 6, तो I को हम मान लेते हैं I2, तो I2 इज इक्वल टू आ गया 6, है ना कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया 6 और इंटू 6 प्लस 2, तो ये हो गया 38, है ना, एम्पियर। 38 क्या हो गया, एम्पियर हो गया, है ना, समझ में आ रही बात। तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास 2 करंट मिले, 2 इंस्टेंट पर, तो 2 से भाग देंगे, समझ में आया, तो एवरेज आ जाएगा। जैसा कि वहां पर V1 प्लस V2 प्लस V3 और 3 से भाग देते थे, V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू n, तो n से भाग देते थे, एक फिक्स इंटरवल। तो यहाँ पर I एवरेज इज इक्वल टू I1 प्लस I2 और डिवाइडेड बटे कितना 2 ही होनी चाहिए, ये नहीं कि 6 माइनस 0, ऐसा नहीं। 2 इंस्टेंट पर तो 2 से भाग, 3 इंस्टेंट पर तो 3 से भाग। तो आई एवरेज आपको मिला, कितना मिला 32 प्लस 2 प्लस 38 डिवाइडेड बटे 2, कितना हो गया 40 डिवाइडेड बटे 2, और कितना हो गया 20 एम्पियर, ये हो गया आंसर। और यहाँ पे क्या है 20 है कि नहीं, पहले वाला जो डिफिनीशन था, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे छोटू, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करंट से ही बात करेंगे, क्योंकि करंट तरह तरह के निकालने को आता है। हम लोग ये करंट कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। सर्कुलर पाथ में ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, वेलोसिटी रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी रहेगी तो क्या होगा, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। इसको आप अच्छे ढंग से इसका रिवीजन करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगी, क्लियर है। और आपको पर डे एक फिक्स टाइम में आपके पास वीडियो पहुंचेगी, है ना। 11th की, 12th की, ये तो 12th की हम लोग बात कर रहे हैं, 11वीं की भी अब वीडियो बनेगी, तो आपको फिक्स टाइम में पहुंचेगी। जेई मेन नीट सब फिक्स टाइम बता दिया जाएगा कि इतने बजे आपके पास वीडियो हाजिर रहेगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।